लास्ट क्लास में अपन ने बोर हाइपोथेसिस पोस्टुलेट से वेवलेंथ लैम्डा निकालना सीखे थे। आज अपन इसी से कुछ आगे के पॉइंट्स की इस चैप्टर की चर्चा करेंगे, जिनमें पहला पॉइंट है आयनन ऊर्जा और आयनन विभव। इस आयनन ऊर्जा नाम से तो आप केमिस्ट्री में परिचित हैं, और विभव नाम से अपन पोटेंशियल वाले चैप्टर में परिचित हो रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या होती है, इंग्लिश में इसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए केमिस्ट्री की बात करूं तो जैसे कोई एटम है Na, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं जिससे मेरे को मिले ये Na+, इसी दौरान दी गई एनर्जी क्या कहलाती है? आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, कुछ फिजिक्स में भी कुछ ऐसा ही है। देखिए क्या होता है, अपन बात करते हैं हाइड्रोजन एटम से संबंधित। देखिए ये आपका एक नाभिक है और ये कोई कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थित है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालकर अनंत पर लेकर जाने, यानी अनंत पर ऊर्जा कितनी होती है? 0। तो इसको इस कक्षा से निकाल के अनंत पर ले जाने में जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है, न्यूनतम ऊर्जा है, उसे क्या कहते हैं अपन? आयनन ऊर्जा कहते हैं। देखो अपने को पता ही है कि ऊर्जा En बराबर कितनी होती है? -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रोवोल्ट, यही होती है। देखो अगर मैं H एटम के लिए बात करूं जिसके प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो H एटम के लिए Z बराबर 1 और प्रथम कक्षा के लिए N बराबर 1। तो ऊर्जा E1 कितनी आ गई? -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसका मतलब यह है कि इस इलेक्ट्रॉन को, यदि ये H एटम है, इस इलेक्ट्रॉन को 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट ऊर्जा बाहर से देने पर ये इलेक्ट्रॉन यहां से इंफिनिट पे चला जाएगा, यानी कि इस प्रोटॉन के प्रभाव क्षेत्र से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ठीक है क्या? दूसरी बात करें, अगर मान लीजिए मेरे पास He+ है, हीलियम प्लस, तो उसके लिए Z बराबर तो कितना होगा? 2, और प्रथम कक्षा में था N बराबर 1, तो ऊर्जा E2 कितनी आएगी? -13.6 इंटू Z यानी 4/1। कितनी आ गई? 4 गुना आ गई क्या इसकी? 24, 13, 26, 52, 54.4 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गई क्या माइनस में? इसका मतलब है कि 54.4 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी देने पर He+ का इलेक्ट्रॉन वहां से अनंत में जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? 54.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, अब अपन फिजिक्स की बात करें तो किसी भी एटम के इस इलेक्ट्रॉन को ये ऊर्जा दे कैसे? तो देने के लिए अपने पास शब्द क्या आता है? विभव। ठीक है, तो अपन क्या लगा देते हैं? एक तरफ पॉजिटिव विभव और दूसरी तरफ नेगेटिव विभव। ठीक है, यदि इन दोनों के बीच का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, आपकी इस ऊर्जा के संगत विभव के बराबर है, तो ये विभवांतर ही क्या कहलाएगा? आयनन विभव कहलाएगा। जैसे अगर H एटम की बात करूं तो इन दोनों टर्मिनलों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस 13.6 वोल्टेज है। एनर्जी और विभव में रिलेशन क्या है? विभव V बराबर E/Q। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो E/E, तो कितना आ जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट/E, कितना आ गया? 13.6 वोल्ट। तो यदि इन दोनों टर्मिनलों के बीच का डिफरेंस 13.6 है, तो इस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन यहां से इंफिनिट में चला जाएगा, यहां से एनर्जी लेकर। यही विभव क्या कहलाता है? यह विभवांतर क्या कहलाता है? आयनन विभव। तो क्या कह सकते हैं? आयनन ऊर्जा के संगत, आयनन ऊर्जा के संगत किसी परमाणु पर आरोपित विभवांतर ही क्या कहलाता है? आयनन विभव कहलाता है।
ठीक है। इसके जैसा एक सिमिलर वर्ड और है, उत्तेजन ऊर्जा, एक्साइटेशन एनर्जी, उत्तेजन विभव, एक्साइटेशन पोटेंशियल। देखो ये क्या है, ये आपका एक एटम है और ये इसकी कुछ कक्षाएं हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल्स है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन स्थित है। अपन क्या करना चाहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से n बराबर 2 में लेके जाना चाहिए, n बराबर 1 से n बराबर 2 में, न कि अनंत पर। तो ये कहां चला गया, अपने उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चला गया क्या, मूल ऊर्जा से। इसी के लिए यानी कि n बराबर 1 से n बराबर 2 में लेकर जाने के लिए जो एनर्जी ई देनी पड़ेगी उसे अपन क्या कहेंगे, उत्तेजन ऊर्जा। या n बराबर 1 से n बराबर 3 में ले जाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे क्या कहेंगे, उत्तेजन ऊर्जा। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि n1 ऊर्जा स्तर से n2 ऊर्जा स्तर में, n1 ऊर्जा स्तर से n2 ऊर्जा स्तर में लेकर जाने के लिए किसी एटम को दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर n1 से उच्च ऊर्जा स्तर n2 में लेकर जाने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। तथा इस उत्तेजन ऊर्जा के संगत आरोपित विभव ही क्या कहलाता है, आपका उत्तेजन विभव कहलाता है। आगे क्या बात समझ में, इस उत्तेजन ऊर्जा के संगत आरोपित विभव ही क्या कहलाता है, उत्तेजन विभव कहलाता है। ये थी एक पॉइंट है अपने आयनन ऊर्जा और आयनन विभव, उत्तेजन ऊर्जा और उत्तेजन विभव। ठीक है, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं बोहर मॉडल की कुछ कमियों के बारे में। जिस प्रकार अपन ने क्या कहा था कि रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां थी, थॉमसन मॉडल की भी कुछ कमियां थी, वैसे ही बोहर मॉडल की भी कुछ कमियां हैं। लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। ठीक है, तो देखो बोहर मॉडल की कमियां क्या है। सबसे पहली कमी तो यही थी बोहर मॉडल की कि यह हाइड्रोजन सम आयनों के लिए लागू होता है। किन के लिए लागू होता है, हाइड्रोजन सम आयनों के लिए। यानी कि ऐसे परमाणुओं के लिए इसे लागू कर सकते हैं जिसकी कक्षा में केवल बाह्य कक्षा नहीं, सभी कक्षाओं में मिलाकर केवल और केवल कितना इलेक्ट्रॉन हो, केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। यानी ये कह सकते हैं ये एकल इलेक्ट्रॉन मॉडल है। ठीक है क्या, जैसे ये हाइड्रोजन के लिए लागू होता है लेकिन हीलियम के लिए लागू नहीं होता है, हीलियम प्लस के लिए लागू होता है। लिथियम के लिए लागू नहीं होता है, लिथियम 2 प्लस के लिए लागू होता है। सोडियम के लिए लागू नहीं होता है, न सोडियम प्लस के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है, सोडियम 10 प्लस के लिए लागू होता है। सबसे पहली कमी तो क्या आ गई कि ये हाइड्रोजन सम आयनों के लिए लागू होता है, और अपने को पता है कि Na को 10 प्लस बनाना कितना मुश्किल है, केमिस्ट्री में देखा है। कमी नंबर 2, अपन सामान्यतः इन कक्षाओं को वर्ताकार ले रहे हैं, जबकि वास्तव में किसी भी परमाणु की ये जो कक्षाएं होती है ये वर्ताकार न होकर अंडाकार होती हैं। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये कक्षाएं सर्किल न होके क्या होती हैं, पैराबोला होती है, दीर्घवृत्त होती हैं। ठीक है, ये थी इसकी कमी नंबर 2। तीसरी कमी देखो, अगर मैं कहूं कि इन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर गति कर रहा है, तो चक्कर गति कर रहा है तो हर समय वेग की दिशा चेंज हो रही है क्या, हो रही है। और अगर वेग की डायरेक्शन चेंज होती है तो अपन क्या कह सकते हैं कि वहां पे एक्सेलरेशन आ जाता है क्या, आ जाता है कि नहीं आ जाता, त्वरण। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो तो त्वरित गति है, और जब किसी आवेश की गति त्वरित होती है तो वह आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग EM वेव
का उत्सर्जन करता है, जबकि बोहर ने साफ साफ ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर में गति करता है तो उस समय किसी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन नहीं करता। तो ये क्या हो गई इसकी कमी नंबर 3। कमी नंबर 4, ये जो मॉडल है आपका एच एटम, ये जो मॉडल है बोहर मॉडल, ये इस एच एटम की सूक्ष्म संरचना के बारे में कोई बात नहीं करता, फाइन स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर के बारे में कोई बात नहीं करता कि इसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है, क्या क्या होता है, किस प्रकार से ये मूवमेंट करता है वगैरह वगैरह की। ठीक है, अगला ये जो आपका बोहर मॉडल है, ये स्पेक्ट्रम की सतत होना तो बताता है, लेकिन उसकी तीव्रता के बारे में भी कोई बात नहीं करता है कि जो स्पेक्ट्रम या तरंगे प्राप्त होंगी जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो जो तरंगे प्राप्त होंगी उन तरंगों की इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी होगी, इसके बारे में ये कोई बात नहीं करता है। और फाइनल कमी क्या है कि आपके पास दो प्रभाव होते हैं, एक तो होता है जीमान प्रभाव और एक होता है स्टार्क प्रभाव। ये मॉडल इन दोनों प्रभावों के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है कि अगर स्टार्क प्रभाव है तो वो क्या होता है और जीमान प्रभाव है तो वो क्या होता है। इसके कारण ये जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं, ये विपाटित या ज्यादा संख्या में किस प्रकार विघटित होती हैं, इसके बारे में आपका बोहर मॉडल जानकारी नहीं देता है। थोड़ा सा देख लीजिए जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव होते क्या है। जीमान इफेक्ट, देखो जीमान इफेक्ट क्या होता है। यदि मैं स्पेक्ट्रमी रेखाएं, जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं मेरे को उत्सर्जन से प्राप्त हुई हैं, उनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखूं, रखें तो रखने पे ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं एक से अधिक रेखाओं में टूट जाती हैं। यानी कि एक रेखा को आप चुंबकीय क्षेत्र में देते हो तो एक से अधिक 2, 3, 4, 5 में टूट जाती है। यदि 3 में टूटती हैं तो उसे अपन साधारण जीमान प्रभाव कहते हैं, और 3 से ज्यादा में टूटती हैं तो उसे अपन असाधारण या एनालोमस जीमान इफेक्ट कहते हैं। इसी प्रकार यदि आप इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र की बजाय विद्युत क्षेत्र में रखते हो, इसमें रखते हो विद्युत क्षेत्र में रखते हो, तो भी ये किरणें एक से ज्यादा रेखाओं में या फिर आपको एक से अधिक स्पेक्ट्रम की आवर्ती तरंग दैर्ध्य प्राप्त होते हैं, जिनकी व्याख्या आपका बोहर प्रभाव नहीं करता है। तो ये है कुछ बेसिक कमियां किसकी, बोहर मॉडल की। पहली, ये हाइड्रोजन समायनों के लिए लागू होता है। दूसरी, इसमें जो कक्षक है वो वास्तव में वर्ताकार माने गए हैं, जबकि होते कैसे हैं वास्तविक कक्षक दीर्घ वर्ताकार। ठीक है। तीसरी, इलेक्ट्रॉन की गति त्वरित होने के बावजूद विद्युत चुंबकीय तरंगों के उत्सर्जन की बात नहीं की गई है या माना नहीं गया है। चौथी, एच एटम की सूक्ष्म संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। पांचवी, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। छठी, जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव के बारे में कोई बात नहीं करता है, या विद्युत चुंबकीय तरंगों का या स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये है आपकी कुछ कमियां बोहर मॉडल की लिमिटेशन। ठीक है, अब इस चैप्टर के अपन एक फाइनल पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। वो क्या है, देखिए इतनी दूर में कर लेंगे उससे। जो बोहर ने पोस्टुलेट लिए थे 3, उसमें से जो सेकंड पोस्टुलेट है संवेग वाला, क्या था, mvr इक्वल्स टू nh/2π। इसकी व्याख्या आपकी किसने कर दी थी, डी ब्रोगली ने कर दी थी, वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने एक सिद्धांत दिया था जिसे अपन द्रव्य तरंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या द्रव्य तरंग परिकल्पना के नाम से जानते हैं, जिसके अनुसार उसने ये कहा था
कि प्रत्येक कण से संबंधित एक द्रव्य तरंग होती है ठीक है। तथा अब देखो कण है तो कण का तो संवेग और तरंग है तो तरंग का तरंग दैर्ध्य, इन दोनों के बीच डी ब्रोगली ने एक संबंध दिया था। उसने ये कहा था कि संवेग जो है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और क्या कहा था कि ये व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह हटाते हो तो नियतांक क्या आएगा, हमेशा h आएगा। h क्या है आपका, प्लांक कांस्टेंट। तो P बराबर h अपॉन लेमडा, या P की जगह mv लिख दो अपॉन लेमडा। ये क्या है, द्रव्य तरंग सिद्धांत है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखो डी ब्रोगली की परिकल्पना से ये द्वितीय अभिक्रिया किस प्रकार आता है। देखो ये आपका नाभिक है, इस नाभिक से ये एक स्मॉल r त्रिज्या का वृत्तीय पथ है या गोलाकार पथ है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी सीधे पथ में गति न करके अप्रगामी तरंग की तरह गति करता है। तो अप्रगामी तरंग, तो मान लीजिए ये क्या आपकी एक अप्रगामी तरंग है। ये आपकी क्या है, एक अप्रगामी तरंग है, ठीक है। अप्रगामी तरंग वगैरह की विशेषता क्या होती है कि इनके जो एंटीनोड है, निस्पंद है, ये सदैव अपनी एक ही स्थिति पे बने रहते हैं, इनकी स्थिति कोई चेंज नहीं होती है। या तो ये इस प्रकार गति करेंगी या इस प्रकार गति करेंगी। आगे क्या बात समझ में, ये दो पथ है, इसके बाद पथ नंबर 1 और पथ नंबर 2। इन पथों का ध्यान से देखते हो, देखिए ये एक तरंग है, तो इसके इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी को अपन किससे लिखते हैं, वेवलेंथ लैम्डा से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तो देखिए ये दूरी लैम्डा है, तो इसका मतलब देखिए ये तरंग ही है, क्या एक है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी होगी, लैम्डा। इसी प्रकार यहां से यहां तक की दूरी लैम्डा, यहां से यहां तक की दूरी लैम्डा, और यहां से यहां तक की दूरी लैम्डा। तो ये जो वर्त की जो कुल परिधि है, इलेक्ट्रॉन जो कुछ पथ तय कर रहा है वो 2 पाई r ही होगा क्या। और ये 2 पाई r इसके लिए किसके बराबर है, 4 लैम्डा के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने 4 की आवृत्ति की बात की है, 4 लैम्डा की। ऐसे ही हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अनंत संग और अनंत स्पंद और निस्पंद बनाता हो, इस प्रकार से, ठीक है। कितने बनाता हो, अनंत, यानी मैं कितने ले लेता हूं, n। तो यदि n प्रस्पंद या निस्पंद बने तो क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अपन ये 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं, यहां से h अपॉन mv लिख सकते हैं, लिख देते हैं h अपॉन mv को इधर लो, इधर ले दो, 2 पाई r को इधर, तो mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये क्या है, बोहर के द्वितीय अभिक्रिया का वेरिफिकेशन। यहां पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे की बात करेंगे।